गुड मॉर्निंग बच्चों, हम एनसीईआरटी की भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने उद्योग के वर्गीकरण को पढ़ा था, जिसमें एक कृषि आधारित उद्योग के बारे में जाना था। कृषि आधारित उद्योग यानी ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इसमें सबसे पहले हम वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी योगदान करते हैं। हमारे देश में जितने भी उद्योग हैं, इसमें कपड़ा उद्योग ऐसा उद्योग है जो सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह सभी चीज़ें अपने देश में ही मिल जाती हैं। विदेशों से कुछ भी उस उद्योग के लिए नहीं मंगवाना पड़ता है। वस्त्र उद्योग में हम सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो रेशा उत्पादन होता है, उस कच्चे रेशे का सबसे पहले धुनाई कताई करके सूत यानी धागा बनाया जाता है। फिर इस धागे को बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। इसके बाद इसकी रंगाई होती है। इस प्रकार से वस्त्र उद्योग में कपड़ा बनाया जाता है। प्राचीन काल में सूती कपड़े हथकरघे से बनाए जाते थे। इसके बाद विद्युत करघे और फिर बड़े बड़े कारखानों में कपड़े बनने लगे। हमारे देश भारत में पहला सफल सूती उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है, क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है और कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। फर्स्ट चैप्टर संसाधन में मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कपास अधिक पैदा होती है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि। यानी यहाँ पर कपास आसानी से मिल जाते हैं, जो उस उद्योग के लिए कच्चे माल हैं। यहाँ पर बाज़ार आसपास में आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही साथ परिवहन भी मिल जाता है, जिससे तैयार माल को ले जाने में आसानी होती है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ पर पतन या बंदरगाह आसानी से हासिल हैं, जिससे तैयार माल को बाहर भेजने या निर्यात करने में आसानी होती है। यहाँ की आबादी भी अधिक है, जिससे श्रम भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जलवायु भी नमी युक्त है, जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। इन सब कारणों से गुजरात और महाराष्ट्र के सूती वस्त्र उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है। इन दोनों राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी सूती वस्त्र उद्योग हैं। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देशों को सूती वस्त्र और सूत का निर्यात करता है। हमारे देश में जो सूती रेशा या कॉटन बॉल उत्पादन होते हैं, वे विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहाँ जो कताई के कारखाने हैं, यानी धागा बनाने वाले कारखाने हैं, ये विश्व स्तर पर कंपटीशन कर सकते हैं और जो सूत पैदा करते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब धागा से कपड़ा बनाया जाता है तो इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग में कुछ कमियां पाई जाती हैं, जैसे पुरानी मशीन का होना, बिजली आपूर्ति का होना, श्रमिकों की कमी और प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन आदि। यानी हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग में अधिकतर पुराने मशीनों का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे मशीन जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है और इससे अच्छे क्वालिटी का कपड़ा भी नहीं बन पाता है। इस उद्योग में अगर नए नए मशीन का प्रयोग किया जाए तो उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी होगी। बिजली की भी यहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं रहती है, जिससे यहाँ पर हमेशा बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। इस उद्योग के जो मालिक होते हैं, वह कम पैसों में श्रमिकों की उपलब्धता चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमें सस्ते से सस्ते मजदूर मिल जाएं, जिससे वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, जिससे वहाँ पर मजदूरों की कमी हो जाती है। इन सभी समस्याओं के अलावा एक समस्या ये भी है कि बाज़ार में बहुत सारे कृत्रिम वस्त्र उद्योग आ गए हैं, जिससे सूती वस्त्र उद्योग को कई कंपटीशन से गुजरना पड़ता है।
अब हम पटसन उद्योग के बारे में जानेंगे। पटसन यानी जूट। हमारा देश भारत पटसन और इससे बनने वाली सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और पटसन के निर्यात करने में बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा देश भारत है। भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग हैं। इनमें से ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में स्थित है। हुगली नदी के तट पर बहुत से पटसन उद्योग स्थित हैं। इसके कई कारण हैं। यहाँ पर पटसन उत्पादन क्षेत्र बहुत नज़दीक में पाए जाते हैं। हुगली नदी के कारण जल परिवहन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इन क्षेत्रों में सड़क, रेल तीनों का जाल बिछा हुआ है। यानी यहाँ पर सड़क, रेल और जाल सभी परिवहन का जाल बिछा हुआ, जिससे कच्चे माल को मिलों या कारखानों तक ले जाने में आसानी होती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और इसके नज़दीकी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोलकाता एक बड़ा शहर है जो बैंकिंग की सुविधाएं आसानी से प्रदान करती हैं और जो जूट के सामान बनाए जाते हैं उन्हें निर्यात करने में भी कोलकाता पत्तन का उपयोग किया जाता है। पहला पटसन उद्योग 1855 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में लगाया गया। इस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी एक थे। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो पटसन मिलें भारत में रह गई और 3/4 उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। ये पूर्वी पाकिस्तान अभी का बांग्लादेश है। हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग में कुछ समस्याएं आती हैं। इस उद्योग को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे बाज़ार में कई आर्टिफिशियल कपड़े आ गए जिससे इन्हें कंपटीशन करना पड़ता है। पैकिंग के लिए भी अब कई कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सामान आ गए हैं, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक के रस्सी आदि, जिससे बाज़ार में जूट के सामान के खरीदार कम हो जाते हैं। पटसन खरीदने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। अब हम चीनी उद्योग के बारे में जानेंगे। चीनी गन्ने से बनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। गन्ने से जो सुक्रोज निकलता है उसी से चीनी बनाया जाता है। चीनी उत्पादन करने में भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है। हम जानते हैं कि इस उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना होता है जो भारी होता है और ढुलाई के समय इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। यह उद्योग सहकारी क्षेत्रों के लिए अच्छी होती हैं। यानी इन क्षेत्रों में जो उद्योग लगाए जाते हैं इसके मालिक कच्चे माल यानी गन्ना पैदा करने वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने गन्ने को उद्योग में लगाते हैं। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं और इस उद्योग की चुनौतियों के बारे में जानते हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ, जैसे नंबर 1, जैसे उद्योग का अल्पकालिक होना, यानी ये उद्योग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी ये थोड़े समय के लिए होता है। दूसरा, पुरानी और नाकामयाब तकनीक का इस्तेमाल। इस उद्योग में बहुत से स्थानों पर अभी भी पुराने मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चीनी भी कम बनती है, क्योंकि जब मशीन नई और अच्छे तकनीक की होगी तो सामान भी अधिक बनेगा। तीसरा, परिवहन में पूरी तरह से सक्षम न होना, यानी गन्ना खेत के कारखानों पर समय से नहीं पहुंच पाता है, जिससे सुक्रोज कम हो जाते हैं और इससे खोई का इस्तेमाल भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। अब हम खनिज आधारित उद्योग के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि जो उद्योग खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले लोहा और इस्पात उद्योग को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, यानी ये बेसिक उद्योग है, क्योंकि दूसरे जो सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग होते हैं वह सभी उद्योग इससे बनी हुई मशीनों पर ही निर्भर करते हैं। किसी भी देश में कितना विकास हो रहा है इसका पैमाना भी इसी उद्योग को माना जाता है। लोहा उद्योग एक भारी उद्योग भी है, क्योंकि इसमें जो कच्चा माल या धातु इस्तेमाल होता है वह भी भारी होता है और इससे जो माल तैयार किया जाता है वह भी भारी होता है, जिससे परिवहन में भी अधिक खर्च आता है और साथ ही साथ इससे जो माल तैयार होता है उसको बाजार और उपभोक्ताओं या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है।
इसलिए लोहा और इस्पात कारखाना इन्हीं स्थानों पर लगाना चाहिए जहाँ पर कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार आसानी से मिल जाते हैं। हमारे देश भारत में अधिकांश लोहा उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में स्थित है, क्योंकि इस प्रदेश में लौह अयस्क और बिजली कम लागत में आसपास के क्षेत्रों में मिल जाती है। यहाँ पर उच्च कोटि के कच्चे माल भी नज़दीक से ही मिल जाते हैं, सस्ते श्रमिक भी हासिल हो जाते हैं और यहाँ पर स्थानीय बाजार है, जिससे उद्योग में बनने वाले सामानों की मांग भी अधिक रहती है। किसी भी उद्योग के लिए अगर ये सभी चीज़ें हैं तो इस उद्योग को काफ़ी विकास होगा, यानी कच्चे माल, श्रमिक, बिजली और बाजार है तो वह उद्योग अधिक विकसित होगा। हम जानते हैं कि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हमारे सामने इस उद्योग की कई समस्याएं हैं। जैसे इस उद्योग में लागत यानी पैसा खर्च होता है और दूसरा है श्रमिकों के द्वारा कम काम, क्योंकि इन मजदूरों की जो मांग होती है वह मिलता नहीं है, जिससे ये काम कम करते हैं, इससे भी उत्पादन में कमी होती है। तीसरा है बिजली की आपूर्ति यानी बिजली की कमी। हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में बिजली की समस्या हमेशा ही बनी रहती है और बिजली के बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता है। अब हम एल्यूमीनियम प्रगलन के बारे में जानेंगे। एल्यूमीनियम प्रगलन यानी जहां एल्यूमीनियम पिघलाया जाता है। एल्यूमीनियम प्रगलन एक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का और लचीला होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी इससे ऊष्मा आसानी से पार हो जाती है। इसमें कई धातुओं को मिलाकर कठोर और मजबूत बनाया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज़ बनाने में किया जाता है, बर्तन और तार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे देश भारत के कई राज्यों में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र स्थित है, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। एल्यूमीनियम उद्योग में बॉक्साइट कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो भारी और गहरे लाल रंग का चट्टान जैसा होता है। अब रसायन उद्योग को समझते हैं। इसे अंग्रेजी में केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। हमारे देश भारत में रसायन उद्योग का विकास तेज़ी से हो रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 3% है। मैंने जीडीपी के बारे में कृषि चैप्टर में अच्छे से समझाया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर फिर से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भारत का रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये उद्योग विश्व में 12वें स्थान पर आता है। रसायन 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक रसायनों में जैसे एक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका इस्तेमाल खाद, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के बनाने में किया जाता है। दूसरा नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा आदि। इन सभी रसायनों का इस्तेमाल कांच, साबुन, कागज, शोधक में किया जाता है। ये तो हुई अकार्बनिक रसायन के बारे में। अब कार्बनिक रसायन में देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर रसायन आते हैं। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल हैं, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायन के बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी सभी आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया के द्वारा दूसरे रसायन उत्पन्न करते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाकर तीसरा केमिकल बनाते हैं, इसलिए ये उद्योग अपने आप में एक उपभोक्ता भी है। अब उर्वरक उद्योग के बारे में जानेंगे। उर्वरक यानी खाद की फैक्ट्री। उर्वरक उद्योग में नाइट्रोजनी उर्वरक, जिसे यूरिया भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं, फास्फेटिक उर्वरक, अमोनिया उर्वरक और मिश्रित उर्वरक तैयार किए जाते हैं। मिश्रित उर्वरक में पोटास, नाइट्रोजन और फास्फेट शामिल होते हैं। हमारे देश भारत में पोटास की एक भी भंडार नहीं है, इसलिए हमें पोटास आयात यानी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। लेकिन नाइट्रोजनी उर्वरक में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग में विकास हमारे देश में बढ़ गया।
हरित क्रांति यानी 1960 के बाद भारत में कृषि और कृषि के उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया, जिससे कृषि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं, जिसके कारण कृषि में अधिक से अधिक खाद का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि जब खेती अधिक होगी तो किसान भी अधिक खाद की मांग करेंगे। इससे उर्वरक उद्योग को विकास हुआ। हमारे देश में जितना उर्वरक उत्पादन होता है उसका लगभग 50% उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में होता है। इसके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हैं। अब हम सीमेंट उद्योग के बारे में जानेंगे। आपने भी सीमेंट देखा होगा। इसका उपयोग हम निर्माण कार्यों में करते हैं, जैसे घर बनाने में, कारखाने और पुल बनाने में, सड़कों का निर्माण कार्य में, हवाई अड्डा बनाने में और बांध आदि बनाने में। इन सभी के निर्माण में सीमेंट की अति आवश्यकता होती है। इस उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम है। ये सभी कच्चे माल भारी और स्थूल यानी बड़े आकार के होते हैं। हम जानते हैं कि उस उद्योग के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वह भारी होता है, इसलिए रेल परिवहन का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग में कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए सीमेंट उद्योग की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों के नज़दीक में ही स्थापित की जानी चाहिए जहां कच्चे माल नज़दीक में हो, ताकि ढुलाई पर जो खर्च होता है वह अधिक न हो, जिससे आर्थिक रूप से अधिक विकास हो। इस उद्योग के 210 बड़े संयंत्र या कारखाने हैं, जिसमें से 77 कारखाने तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल हैं। हमारे देश भारत में पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में 1904 में लगाया गया था। यह आप याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में यह उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों करता है, यानी यहाँ से सीमेंट बनाकर दूसरे स्थानों पर भी भेजा जाता है। अब हम मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मोटर गाड़ी का प्रयोग यात्रियों और सामान ढोने के लिए किया जाता है। यह तेज गति वाले परिवहन के साधन होते हैं। हमारे देश भारत में अलग अलग केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुउपयोगी वाहन बनाए जाते हैं। अब तो बाजार में कई आधुनिक मॉडल के वाहन आ गए हैं, जिससे वाहनों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया और तीन पहिया वाहनों में बहुत वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में हमारा जीवन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बिना संभव नहीं लगता है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हो गया है, जैसे ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर आदि। ये सभी उत्पाद या सामान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बनाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य के शहर बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बेंगलुरु में ही इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। हमारे देश भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काफ़ी विकास हो रहा है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अधिक सफल हुआ है। यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इस तरह आज हमने कृषि आधारित उद्योग में वस्त्र उद्योग, पटसन और चीनी उद्योग के बारे में जाना, और खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन, रसायन और उर्वरक उद्योग, सीमेंट, मोटर गाड़ी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में जाना। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 3 के साथ मिलते हैं। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।